नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर बात पते की करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकमात्र बसपा के विधायक पर आईटी का छापा मारा गया। 10 घंटे की पूछताछ हुई और आज एक बार फिर से सुबह सुबह रेड हुई। हालांकि इस मामले में राजनीति भी काफी तेज हो गई है, जहां मायावती ये कह रही हैं कि टाइमिंग बड़ी गलत है, क्योंकि बसपा के विधायक उमाशंकर की तबीयत काफी खराब है। सीधे सीधे बीजेपी पर तो कोई कटाक्ष नहीं किया गया, लेकिन सवाल मायावती ने बड़े खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एजेंसियां बीजेपी की हैं। आईटी हो या फिर सीबीआई हो या फिर बात ईडी की करें तो जानबूझकर विपक्षी पार्टियों पर ऐसी रेड करवाती हैं। सियासत उत्तर प्रदेश की गर्म है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई आगे आने वाले दिनों में इसका कोई फायदा अखिलेश यादव को मिलने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जो बात बसपा के लिए कर रहे हैं उससे ये दिख रहा है कि बुआ के साथ भतीजे का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश ने ऐसी बातें मायावती के लिए कभी नहीं बोली और ना ही वो उनके समर्थन में खुले तौर पर आए हैं। जहां इमरान मसूद को हम देख रहे हैं कि इमरान मसूद के बयानों से अखिलेश और राहुल के बीच जो लड़ाई देखने को मिल रही है, यानी कांग्रेस और सपा के बीच, वहीं दूसरी तरफ अब बसपा से करीब आकर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं, आज यही समझने की कोशिश वरिष्ठ पत्रकारों से करेंगे, राजनीतिक विश्लेषकों से करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत कर लेते हैं, फिर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। अकील अहमद साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी पर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अली साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है और अखिलेश यादव और मायावती का क्या गठजोड़ आगे आने वाले समय में होने वाला है या फिर नहीं। सवाल आपसे लेता हूं अकील साहब, क्योंकि अगर मैं बसपा की बात करूं तो क्या बसपा से आगे आने वाले समय में गठबंधन अखिलेश यादव का होगा, क्योंकि उमा शंकर के घर जो छापेमारी कार्रवाई हुई है उसमें हमने देखा है कि अखिलेश यादव खुले तौर पर मैदान में आ गए हैं। कैसा सियासी संदेश इस छापेमारी से मिल रहा है अकील साहब? देखिए, निश्चित तौर पर जो उमा शंकर जी हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं और कैंसर से पीड़ित होने की वजह से उनके जो क्षेत्र में और जो उत्तर प्रदेश में लोगों की संवेदनाएं उनके साथ हैं। और अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा है कि जो भाजपा के जो लोग हैं वो ऐसे मौके की तलाश करते हैं जिन लोगों के पास ज्यादा धन जमा होता है, उससे धन को कैसे निकाला जाए, यानी कि भाजपा के ऊपर सीधे तौर पर डकैती का आरोप लगाया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग ईडी को और सारे विभागों को आगे करके धन जो है वो जमा हुआ धन निकाल के अपने काम में लगाते हैं। और ये तो एक संवेदना की बात हो गई। इसके साथ साथ जब हम इसको सियासी चीजों पे नजर रखें तो बसपा और सपा दोनों पार्टियां काफी हद तक जो है काफी हद तक उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली इसके पहले रही हैं। 1993 में पहली बार समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के साथ सरकार बनी थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह जी हुआ करते थे। तो सपा बसपा का गठबंधन रहा, बीच में भी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, लेकिन दलित वर्ग का जो वोट है, दलित और जो पिछड़े वर्ग का वोट है, वो ज्यादातर अभी भी मायावती जी के साथ में रहता है, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज दलित का मायावती जी के साथ ज्यादा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सियासी चीजों को भी एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को, दलित और पिछड़े वर्ग को, लोगों को जोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से की गई है कि दलित जो है वो उनके साथ रहे। अभी इसके पहले काशीराम जी जो संस्थापक हैं बहुजन समाज पार्टी के, इनको लेकर के भी इनके जन्म दिवस पे भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इनका जन्म दिवस मनाने के लिए भी आह्वान किया गया था, जिसको लेकर अभी बहन जी ने अभी आज ही जो एक्स पे लिखा है कि केवल दलित और पिछड़े वर्ग का हमेशा से समाजवादी पार्टी ने अपमान किया है, लेकिन अखिलेश जो है दलित और पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए सियासी तौर पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो सियासी चीजें उनकी तरफ से भी कही जा रही है और कहीं ना कहीं अगर माना भी जाए तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है ना अकील साहब, अली साहब आपसे सवाल लूंगा, सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव अब कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि जो खटपट हमने पिछले दिनों देखी है, इमरान मसूद बार बार ये कह रहे हैं कि कौन होता है हमें बताने वाला कि कितनी सीटों पर हमें लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि बसपा कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या कांग्रेस से एक तरफ लड़ाई चल रही है तो उसका तोड़ निकालने के लिए
लिए बसपा से नजदीकियां बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर नहीं बढ़ाई तो नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है। और यही समीकरण जो अकील साहब बता रहे हैं वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए हर्ष, बिल्कुल 2027 की अगर हम चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पर अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करना चाहती, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा पार्टी हो, तो निश्चित तौर पर हर कोई अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर हम ऐसे में समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अनबन जरूर चल रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पार्टियां किस तरीके से बदलती हैं हर्ष जी, ये आपने भी देखा। इससे पहले देखिए किस तरीके से जो पार्टी के बड़े चेहरे होते हैं वो पहले अपनी मौजूदा पार्टी का दामन छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन जिसका पलड़ा भारी होता है वो तुरंत पलटवार कर देते हैं। वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के या तो बीजेपी में चले जाते हैं या बीजेपी वाले दामन छोड़ के सपा में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो राजनीतिक समीकरण है, ये देखिए अभी तक कोई ना तो समझ पाया मेरे हिसाब से, और ना इन नेताओं की चाल को कोई समझ सकता है। रही बात जो छापेमारी की है, जो इस समय छापेमारी लगातार चल रही है, तो निश्चित तौर पर ये तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही चला आ रहा है कि जब चुनाव नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो पार्टियों की एक साइड रख देते हैं, लेकिन अगर एजेंसी की बात करें तो एजेंसी जांच तो करेगी ना। देखिए, अगर आप सच्चे हैं तो आप उस जांच से नहीं घबराएंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई आईटी, इनकम टैक्स हो या फिर ईडी की रेड हो या फिर सीबीआई हो, वो सबूतों के आधार पर जांच करती है। और जो मैंने डिटेल पढ़ी है अब बाकायदा उमाशंकर के बारे में, जो उन्होंने चुनावी हलफनामे में तकरीबन 50 करोड़ से आसपास की बात कही थी, वो कहा जा रहा है कि उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित नहीं की गई, और मायावती भी ये कह रही हैं, लेकिन जब आप निर्दोष हैं और आपको ये लग रहा है कि सबूत मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, तो आप आईटी की रेड में क्या दिक्कत है? आपकी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके घर पे गए हैं, वहां पर डिटेल आपके रिलेटिव से पूछने की कोशिश की है, और जितना जवाब होगा आप उतना दीजिए, और जितना नहीं देना चाहते हैं आप आगे की तारीख मांगिए। ये भी तो हो सकता है अली साहब। देखिए हर्ष, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जो टीमें बनी हुई हैं, वो चाहे आरटी की हो, इनकम टैक्स की हो या जो अदर विभाग हैं, वो निश्चित तौर पर इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई भी हो, वो आम इंसान से लेकर क्यों ना उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हो, वो सबके लिए जांच समिति बराबर होती है। अगर आप इनकम से ज्यादा आपके पास आय है या आपका इनकम से ज्यादा संपत्ति, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन तो फिर लेकिन फिर ये कह देना गलत है ना। नहीं, फिर ये कह देना गलत है कि एजेंसी बीजेपी की है या फिर एजेंसी को खरीदा गया, ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का कहना गलत। अकील साहब, हाँ अकील साहब, मैं आपसे, हाँ मैं सवाल लेता हूं अकील साहब, फिर ठीक है, ये अली साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है, अकील साहब के पास जाता हूं, आ रहा हूं आपके पास, वो सवाल का जवाब दूंगा। अकील साहब, हाँ ठीक है, अकील साहब मेरी बात सुनिएगा, मैं सवाल लेता हूं आपसे, फिर उसका जवाब दीजिएगा, आपको पूरा समय दूंगा। ठीक है, आपने ये कहा कि पॉलिटिशियन पार्टी हर चीज अपनाती है, साम दाम दंड भेद, क्योंकि जनता को जो समझ में आए उस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, और पॉलिटिशियन पार्टी वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर मैं यहां पॉलिटिक्स की बात करूं, क्योंकि देखिए मायावती की अगर बात की जाए तो मायावती से हमेशा से बीजेपी को फायदा होता रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी कहीं ना कहीं बताती रही है, और मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगता है। और अकील साहब, अगर आपने मायावती के ट्वीट को देखा होगा तो ट्वीट में वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती आई हैं, सिर्फ टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मायावती वाकई बच रही हैं, या मायावती ने एक जो मोर्चा खोला है कि नहीं, इस विधानसभा चुनाव में एक विधायक नहीं, कम से कम उन्हें 50 विधायक तो लाने हैं, उसमें वो सफल रहेंगी? अकील साहब देखिए हर्ष जी, हम आपको बता दें कि बहन जी की जो राजनीति रही है, बहन जी ने हमेशा से बीजेपी का विरोध नहीं किया, कभी भी इन्होंने बीजेपी का विरोध नहीं किया, ये हमेशा से समाजवादी पार्टी के विरोध में रही हैं। बीच में जब से गठबंधन पूर्व की सरकारों में जब रहा है, तो गठबंधन जब से टूटा है, जब से सरकार खास करके भारतीय जनता पार्टी की आई, जब से बहन जी एकदम साइलेंट हो गई है, और इसका असर भी जनता में देखने को मिल रहा है, ग्राउंड जीरो में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना बंद किया है, तो कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। और अभी आप बोल रहे थे कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्ष होकर काम कर रही है, उनको करने दिया जाए, तो इस सरकार में
आम जनता, आम जनमानस व्यक्ति हर नहीं, मैंने ये नहीं कहा। पहले मेरी बात सुनेगा अखिल साहब, पहले मेरी बात सुनेगा। मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए, ये बात पूरी तरीके से क्लियर जनता तक जानी चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ सबूत नहीं है, मेरे पास कोई जांच के लिए आ रहा है, तो मैं खुले तौर पर स्वागत करूंगा और कहूंगा जी आप जांच करिए, आपका स्वागत है। आपके पास कोई जांच के लिए आ रहा है, आप निर्दोष हैं, कोई आरोप आप पे अगर लगते हैं तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाते आप निर्दोष ही रहेंगे, आप आरोपी नहीं बन जाएंगे। तो अगर जांच हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि देखिए, ये जो पहली जांच है वो 10 घंटे की इसलिए पूछी गई है क्योंकि सबूत इकट्ठा करना है, नहीं कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है या फिर मायावती तक आंच पहुंच जाएगी। सिर्फ जांच है। अगर जांच करनी दी जाती तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह लगता कि मायावती के विधायक भी ठीक है और मायावती भी सवाल ना उठाती कि हाँ चलिए ठीक है, सबूत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जांच आज के समय में जांच कोई भी निष्पक्ष नहीं है। सारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में रहती हैं। अभी भगवा चोला या जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी विधायक भी शामिल हो जाए तो अभी सारी एजेंसियां वगैरह अपने आप बंद हो जाएंगी। इसके पहले भी जिन जिन लोगों ने बहुत सारे लंबे लंबे भ्रष्टाचार किए और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनके सारे जो है गुनाह माफ हो गए। तो ये सारी चीजें आम जनता भी जान रही है, बड़े नेता भी जान रहे हैं। यहाँ पे जो खाद्य विभाग की टीमें होती हैं तो जब वो आम सैंपल आम आम जनता आखिर बीजेपी को क्यों ला रही है? फिर 2017 में भी ले आई, 2022 में भी ले आई, जब ऐसी चीजें हैं। अली साहब, मैं आपके पास आता हूं, ठीक है? अकील साहब है आपके पास, हाँ ठीक है। अली साहब, अगर मैं, क्योंकि देखिए मैं पॉलिटिक्स प्लेस पर डिस्कशन कर रहा हूं कि आखिर क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा। और अकील साहब ने जो बहन जी के लिए बातें कही हैं पॉलिटिक्स को लेकर कि हाँ अखिलेश और मायावती का गठबंधन एक समय में था और दोबारा से होगा तो फायदा होगा, आपको क्या लगता है कि अखिलेश और मायावती का अगर गठबंधन हुआ जिसके हमें दिख रहे हैं संकेत, तो क्या मायावती और अखिलेश दोनों को फायदा हो सकता है या सिर्फ अखिलेश को फायदा होगा और मायावती का एक ही विधायक होगा या उससे ज्यादा वो नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि अखिलेश ने तमाम बसपा के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा है और वो मायावती वापस चाहती हैं। बिल्कुल हर्ष, देखिए ये बात निश्चित तौर पर कि कभी समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, लेकिन धीरे धीरे जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी उसके बाद गठबंधन टूटा और गठबंधन टूटने के बाद मायावती शुरू से ही जो बहन जी हैं वो आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी, आपने उनके जितने भी ट्वीट देखे होंगे, एक भी ट्वीट उनके विपक्ष में नहीं जाता है। क्योंकि वजह यह है कि उनको भी ये पता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज विधायक उमाशंकर गए, घर ईडी की छापेमारी चल रही है, इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी इस तरीके की जांचें शुरू हो जाएं। और अभी वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी ये कहा कि जो कोई बड़े पद पे है या बड़े चेहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अगर अलग है तो चुनाव से ठीक पहले उन पे जांच क्यों होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी आप भी टाइमिंग, चलिए ठीक है, मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं, ना तो अकील साहब और ना ही आप सवाल उठा रहे हैं किसी एजेंसी पर, आप सवाल टाइमिंग पर उठा रहे हैं कि हाँ कि जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो आखिर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होने लगती हैं कि बड़े नेता और खासतौर पर अभी उमाशंकर एक ही विधायक है बसपा के, ठीक है, इस बात को क्लियर कर दिया। अकील साहब, एक छोटा क्वेश्चन लूंगा क्योंकि समय कम है पॉलिटिक्स को लेकर खासतौर पर, क्या आपको लगता है अकील साहब की कांग्रेस के हालात जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इमरान मसूद जिस तरीके से अपनी बातों को कह रहे हैं, अखिलेश ने काफी पहले जरूर कहा था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेंगे, लेकिन अब वो उस बात को नहीं दोहरा पा रहे हैं, तो क्या अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ देंगे और उनकी रणनीति बसपा के साथ होगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो पूरे जो जितनी भी 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी विधानसभा सीटों में पूर्ण बहुमत से सरकार गठबंधन की बनेगी, सपा और अगर बसपा का गठबंधन होता है तो। क्योंकि जो दलित वोट है वो आज भी बहन जी के साथ में, मायावती जी के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे जा जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, एक एक विधानसभा का सर्वे करते हैं, जब चीजों को देखते हैं तो जो वोट का जो परसेंटेज निकल के सामने आता है तो दलित जो वोट होता है वो ज्यादातर बहन जी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो असली नेता, अगर जो असली दलित है तो असली दलित आज भी अपना 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 जो नेता मानता है वो काशीराम जी को और बहन जी को मानता है। क्योंकि उस सरकार में, बसपा की सरकार में, वो अच्छे विकास की पथ पर गया है। क्योंकि जितने भी आज भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अधिकारी बने हैं, ऐसे बहुत सारे साइलेंट विभाग हैं जिनको
लोग जानते नहीं लेकिन है। अकील साहब, आपने दलितों की बात की है, हमने भी एक सर्वे किया और जो अब बीजेपी का भी सर्वे हुआ है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जाके वो सर्वे हुआ है, हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और 2027 में आपसे जरूर मुलाकात होगी जब हम आपके इलाके में भी रिपोर्टिंग करेंगे और खास तौर पर चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की सरकार इसलिए बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो 80-20 का फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर बार दिया जाता है, हिंदुत्व का कार्ड खेला जाता है, वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा जाता है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनके वोट बैंक बिखर जाते हैं। जैसे मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमान अभी ओवैसी साहब उतरने की बात कर रहे हैं तो वो वोट बैंक बिखर जाएगा। दलितों की बात करते हैं तो मायावती दलितों के वोट की बात करती हैं, अखिलेश बात करते हैं, कांग्रेस बात करती है तो वोट बिखर जाता है। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक नहीं बिखरता, इसलिए वो मजबूती से रहती है। अकील साहब देखिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बातचीत करके सत्ता में आती है और पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उस लोकसभा के चुनाव में 43 जो है गठबंधन के सांसद बने हैं, 37 तो समाजवादी पार्टी के अकेले बने हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो गिरा है और अभी जो आने वाला जो चुनाव है इसमें भी अगर ठीक ये है, लेकिन विधानसभा चुनाव बिहार की बात करें तो वहां पर ग्राफ उठता हुआ नजर आया। अली साहब जल्दी से, समय थोड़ा कम है, फिर जरूर मुलाकात आपसे होगी। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, क्या आपको भी लगता है कि जो गठबंधन होगा उससे फायदा होगा और क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन टूट जाएगा अखिलेश का? बिल्कुल है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी के साथ पार्टी का गठबंधन बसपा के साथ होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों को फायदा होगा, क्योंकि जो वोट बैंक है, जो दलित के वोट हैं वो निश्चित तौर पर अभी भी बसपा की तरफ ही है। लेकिन अगर हम बात करें विशेष वर्ग के लोगों की तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी वरिष्ठ प्रकाश साहब ने बताया कि जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींचने का काम करती है, क्योंकि उन लोगों ने लोगों के मन में हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक इस तरीके का प्रोपेगेंडा भर दिया है कि वो कहीं ना कहीं जो क्या नाम है समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है या फिर बसपा पार्टी है उसको नकारते हुए। लेकिन ये अली साहब समय कम है लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल लेता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर पॉलिटिक्स के लिए आपको वोट बैंक की जरूरत है तो आपको साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनानी होगी? क्योंकि चाणक्य नीति भी यही रही है। राजनीति की बात करें तो राजनीति में ये हमेशा से देखने को मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी आखिर क्यों नहीं कर पा रही? ठीक है, एक मुश्त मुसलमानों का वोट लोकसभा में गया समाजवादी पार्टी का, लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी क्यों हारती हुई नजर आई? क्या आप मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक को पकड़कर नहीं रख पा रहे हैं? दिक्कत यह है कि अगर आपने पकड़कर रखा होता तो शायद आप विपक्ष में नहीं बैठे होते। सवाल तो यह है ना, ठीक है बीजेपी की रणनीति कैसी भी हो लेकिन जीत तो रही है ना वो, और समाजवादी पार्टी की रणनीति गलत है तभी वो हार रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी और बसपा को मजबूत रणनीति अपनाने की जरूरत है? अली साहब बिल्कुल हर्ष, देखिए निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को रणनीति जो है ना वो मजबूत करने की जरूरत है। ग्राउंड जीरो पर उतरकर उन लोगों से संवाद करने की भी जरूरत है जिनके मन में इस समय डर भरा हुआ है। बिल्कुल यही मैं सुनना चाहता था। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, समय इतना ही था। अली साहब फिर मुलाकात होगी। अकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, आपने समय निकाला। फिलहाल दोनों वरिष्ठ पत्रकार यही बता रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति मजबूत है लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा को मजबूत रणनीति बनानी होगी, नहीं तो एक बार फिर से विपक्ष में बैठे होंगे। राजनीति में आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करिए। वोट बैंक की अगर बात करते हैं तो वोट बैंक हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो चाल चलनी पड़ेगी जो बीजेपी चलती है, नहीं तो आपकी हार निश्चित है। फिलहाल एक बार फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे, खास मेहमान होंगे, बात पते की करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।